स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस यूक्रेन जंग का आज 53वां दिन है। 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश की तरफ से युद्ध विराम के संकेत नहीं मिले। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के बलों को एक अल्टीमेटम जारी किया है, जो अभी भी घिरे शहर मारियुपोल में लड़ रहे हैं। रूस ने रविवार सुबह 6 बजे मॉस्को के समयानुसार तक उनसे हथियार डालने को कहा। रूस ने पहले दावा किया था कि शहर के सभी शहरी क्षेत्रों को यूक्रेन की सेना से मुक्त कर दिया गया है और अजोवस्टल स्टील वर्क्स में बचे कुछ यूक्रेनी और विदेशी दोनों सेनानियों को अवरुद्ध कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों की जान बख्श दी जाएगी। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की फिर चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया को उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग का आदेश देने की संभावना के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ रहे हैं और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के कोई आसार नहीं दिख रहे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर है। रूस ने मारियुपोल में सैनिकों को खतरनाक अल्टीमेटम दिया है। रूस ने सैनिकों को आत्मसमर्पण करो या मरने के लिए तैयार रहो का अल्टीमेटम दिया। रूस ने रविवार को सैनिकों से हथियार डालने के लिए कहा। रूस का दावा है कि सभी शहरी क्षेत्रों को यूक्रेन की सेना से मुक्त कर दिया। यूक्रेनी और विदेशी दोनों सेनानियों को अवरुद्ध कर दिया गया है, यह रूस ने बताया। साथ ही रूस ने कहा कि अगर आत्मसमर्पण करोगे तो जान बख्श दी जाएगी। और रूस यूक्रेन युद्ध की एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया है यूक्रेन। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके टैंकों की यह हालत होगी। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन की धरती रूस के टैंकों के लिए कब्रिस्तान बन गई। रूस अपने जिन टैंक्स पर नाज करता था, जिनकी धाक पूरी दुनिया में जमी हुई थी, उन अत्याधुनिक टैंकों को आखिर कैसे यूक्रेन के लड़ाकों ने बम गोलों के धुएं में उड़ा दिया। आखिर यूक्रेन की सेना रूस पर भारी कैसे पड़ रही है। आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन ने कुछ ऐसी तकनीक इजाद की है जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी यूक्रेन के ड्रोन रूसी टैंक को ट्रैक कर ले रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों को रूस के अत्याधुनिक ड्रोन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूस की हालत लगातार पतली होती जा रही है। एक और बात ने रूस की सेना के होश फाख्ता कर दिए हैं और पुतिन को हैरान कर दिया है। रूस का मोस्कवा वॉरशिप दरअसल जिस मिसाइल से टारगेट किया गया है वो यूक्रेन की बनाई मिसाइल है जिसका नाम है नेपच्यून। आखिर क्यों रूस की आर्मी इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी यूक्रेन के सामने बेबस नजर आ रही है। आखिर क्यों सैकड़ों मिसाइलें बरसाने के बाद भी कीव का किला नहीं हिला। हम आपको ये सब बताने वाले हैं। आप देखिए
रूस के टैंक को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन ने बाकायदा ड्रोन आर्मी बना रखी है। यूक्रेन की इस ड्रोन आर्मी ने युद्ध के नतीजे बदल दिए हैं। यूक्रेन की आर्मी रात के वक्त भी रूस के टैंक का शिकार कर रही है। ये काम यूक्रेन की सेना की एक खास बटालियन कर रही है। जिसका नाम है एरो रोजवित्का। इस शब्द का अर्थ है आप सो नहीं पाएंगे। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये ड्रोन बटालियन काम भी करती है। ये रूस की सेना को रात के वक्त भी सोने नहीं दे रही है। दरअसल एरो रोजवित्का बटालियन अपने ड्रोन में एक खास तरह के थर्मल इमेजर का इस्तेमाल करती है। जब कोई मशीन गर्म होती है तो वो अपने अंदर से इंफ्रारेड किरणें छोड़ती है। यूक्रेन के ड्रोन में लगे थर्मल इमेजर आसानी से इन इंफ्रारेड किरणों को ट्रेस कर लेते हैं और इसी थर्मल इमेजर की वजह से रूस के टैंक बहुत आसानी से ट्रैक किए जा रहे हैं। रूस के टैंक के काफिलों का लोकेशन मिलते ही यूक्रेन के सैनिक घातक जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल करके रूसी टैंकों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। यूक्रेन को घातक जैवलिन मिसाइल नेटो से मिली है। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं। यह अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेटो देशों ने यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी दिए हैं। यह अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। ये मिसाइलें यूक्रेन में रूस के टैंक का काल बन रही हैं। दरअसल रूस की सेना के पास भी ये विकल्प है कि वो नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल करे। अक्सर अत्याधुनिक टैंक में इस तरह के नाइट विजन डिवाइस लगाए जाते हैं, लेकिन लगता है कि रूस की सेना इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। दरअसल यूक्रेन ने क्राइमिया की लड़ाई से काफी कुछ सीखा है। यूक्रेन के पास के इस लोकेशन को आप देखिए, ये है क्राइमिया। साल 2014 में रूस की सेना ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए युद्ध शुरू किया था। क्राइमिया की लड़ाई से यूक्रेन ने बहुत कुछ सीखा है। क्राइमिया की लड़ाई में भी रूस की सेना को नाइट विजन की मुश्किल आई थी, लेकिन रूस की सेना ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसका नतीजा उसको आज भुगतना पड़ रहा है। अभी तो रूस की हालत और खराब होने जा रही है, क्योंकि 9 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से यह वायदा किया था कि वो उनको और ज्यादा नाइट विजन डिवाइस मुहैया करवाएंगे। साल 2014 में यूक्रेन ने 1000 थर्मल इमेजर खरीदे थे। साल 2018 में अमेरिका ने यूक्रेन को 2500 नाइट विजन डिवाइस दिए थे और अब ब्रिटेन भी यूक्रेन को और ज्यादा नाइट विजन डिवाइस मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने भी जबरदस्त कौशल दिखाया है, जिसकी तारीफ ज़ेलेंस्की भी लगातार कर रहे हैं। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, тим скоріше буде мир. Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору
बड़ी बात यह है कि रूस की सेना अपने सैनिकों को नियमित रूप से नाइट विजन डिवाइस नहीं मुहैया करवा रही है, जिसका असर देखा जा रहा है। अब तक पश्चिम के देशों में अखबार जो रिपोर्ट छाप रहे हैं, उसके मुताबिक रूस ने अपने मिशन में 1,20,000 सैनिक जमीन पर उतारे हैं। उनमें से 40,000 सैनिक या तो घायल हुए या फिर मारे गए। रूस की सबसे बड़ी गलती यही है कि पुतिन ने यूक्रेन के लोगों को कम करके आंका। रूस की योजना है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन के आसमान पर कब्जा कर लेगा और यूक्रेन की एयर पावर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन नेटो से यूक्रेन को स्टार स्ट्रीट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की सप्लाई हुई है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसका निशाना बहुत जबरदस्त होता है। अब रूस के फाइटर जेट को इन मिसाइलों से ही जूझना पड़ रहा है। मतलब नेटो रूस की तबाही का पूरा सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। यही वजह है कि रूस की एयरफोर्स भी ठहर नहीं पा रही है। एक और बात यूक्रेन की सेना के पक्ष में जाती है। यूक्रेन के सैनिक अपने देश के हर क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यूक्रेन के सैनिक अपने घर और परिवारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए पूरे जी जान से लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि पुतिन अब तक अपने सैनिकों को ये बात नहीं समझा सके हैं कि आखिर ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई क्यों जरूरी है। रूस और यूक्रेन की सेना का ढांचा भी समझना होगा। दरअसल यूक्रेन में छोटे सैनिक अधिकारियों के पास भी निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि रूस में कोई भी निर्णय लेने के लिए शीर्ष स्तर पर चर्चा करनी होती है। और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ज्यादा चालाकी और फुर्ती से रूस पर वार पर वार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार की लड़ाई में तो निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की पुतिन से बहुत आगे निकल चुके हैं। За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області. Російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі. ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से रूस को दुनिया में साइडलाइन किया है, इसकी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। रूस की सेना आकार में जरूर बड़ी दिखाई देती है, लेकिन अब युद्ध का तरीका बदल गया है और जंग में तकनीक ज्यादा अहम रोल अदा कर रही है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन भी जापान की तरह रूस को ऐतिहासिक शिकस्त देगा? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि यूक्रेन कहीं पीछे हटने जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की अब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाने जा रहे हैं और इसका खुला ऐलान भी वो कर चुके हैं। Ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів. Різні держави. Я побачив велику щедрість у тих, хто і сам не багатий. Я побачив надзвичайну рішучість у тих, хто і кого глобальні лідери зазвичай не сприймали всерйоз. Я побачив, що демократичний світ дійсно має тих, чиєї волі достатньо для захисту. रूस जिस तरह लगातार युद्ध में पराजित नजर आ रहा है, पुतिन के लिए रूस के अंदर भी अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए पुतिन किसी भी तरह यूक्रेन को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। दरअसल रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि रूस पर हमला करके रूस को पराजित करना बहुत मुश्किल है और रूस इस बात को जानता है, इसीलिए वो खुलकर खेल रहा है। अमेरिका को भी ये पता है, इसीलिए पुतिन बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं। Much of my gray hair comes from dealing with Vladimir Putin's Russia.
I was the U.S. ambassador in Moscow 15 years ago and have watched over the years as Putin has stewed. His risk appetite has grown as his grip on Russia has tightened. His circle of advisors has narrowed, and in that small circle, it has never been career enhancing. पुतिन इसीलिए भी तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि जिस नेपच्यून मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला किया गया है वो नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन में ही तैयार हुई है। ये पानी के जहाजों पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की नौसेना करती है। अब इन्हीं दो नेपच्यून मिसाइलों ने रूस की युद्धपोत को तबाह कर दिया है। ये पुतिन और रूस के लिए पूरी दुनिया में बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। अब वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं ये इसी बात पर निर्भर करता है कि पुतिन इसका बदला कितनी बेदर्दी से लेने वाले हैं। रूस को सबक सिखाने को प्रतिबद्ध जो बाइडेन अब रूस के कारोबारियों पर बैन लगा रहे हैं और तो और उन्होंने पुतिन की दोनों बेटियों मारिया और कतेरीना पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पुतिन की प्लानिंग से बाइडेन की टेंशन हाई। बिना प्रतिबंध बाइडेन को बर्बाद कर देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले पुतिन को सबक सिखाने के लिए बाइडेन हर हद पार कर जाना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों से की, रूसी बैंकों से लेकर रूस के कारोबारियों पर बैन चढ़ दिए और अब तो उन्होंने पुतिन की दोनों बेटियां मारिया और कतेरीना पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बाइडेन की मंशा साफ है, वो पुतिन और रूस को कंगाल कर देना चाहते हैं, लेकिन पुतिन को पार पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। पुतिन ने अब बाइडेन के खिलाफ ऐसी प्लानिंग की है जिसकी खबर लगते ही अमेरिका में सन्नाटा छा गया है। पुतिन की इस प्लानिंग की पूरी डिटेल आपको बताएं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका फिलहाल रूस को डिफॉल्टर घोषित करने के लिए किस एजेंडे पर काम कर रहा है। रूस के बैंकों से इसी हफ्ते रूसी नागरिकों के करीब 60 करोड़ डॉलर यानी करीब 6000 करोड़ रुपए निकलने थे। ये वो फंड है जिसे रूसी नागरिकों ने अपनी बचत की रकम को जोड़कर जमा किया था। रूसी नागरिकों की ये जमा पूंजी डॉलर बॉन्ड के तहत जमा कराए गए थे, यानी इसका भुगतान डॉलर में ही होना था। रूसी बैंकों ने इस पेमेंट का भुगतान करने के लिए अमेरिकी बैंकों का दरवाजा खटखटाया क्योंकि रूसी बैंकों ने ये रकम अमेरिकी बैंकों में जमा कराई थी, लेकिन बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी बैंकों ने ये पेमेंट करने से इनकार कर दिया। बाइडेन के इस कदम से पुतिन इस कदर बिलबिलाए कि उन्होंने अमेरिका की सबसे मजबूत कड़ी को ही तोड़ने का प्लान कर लिया। डॉलर पर रूस की सर्जिकल स्ट्राइक, डॉलर को 2 कौड़ी में बना देंगे पुतिन। जिस युद्ध को अभी तक रूसी राष्ट्रपति स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे थे उसे टीवी बहस में खुलकर वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा है, यानी बात आगे बढ़ चुकी है। युद्ध अब अगले दौर में पहुंच चुका है। जिस युद्ध को अभी तक रूसी राष्ट्रपति स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे थे उसे टीवी बहस में खुलकर वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा है। Не лукавя, Третьей мировой войной совершенно точно мы прямо сейчас। यानी बात आगे बढ़ चुकी है, युद्ध अब अगले दौर में पहुंच चुका है। रूस की रेड आर्मी ने विश्व युद्ध पर काम शुरू भी कर दिया है। इसका पहला शिकार बना है मारिउपोल। जहां दिन हो या रात शहर पर बम और मिसाइलों की लगातार बरसात हो रही है। इमारतें जल रही हैं, खंडहर में तब्दील हो रही हैं।
लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली मारियुपोल की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा। शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं और जो बचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। 2 मार्च के बाद से इस शहर में मरने वालों की कोई गिनती नहीं हो सकी है। वर्ल्ड वॉर की बातें ख्याली बातें नहीं, यूक्रेन ने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पुतिन की वार्निंग पुख्ता वार्निंग है। रूस की सेना पर पुतिन की वार्निंग का असर देखा जा रहा है, क्योंकि धमाके बड़े हैं, जोरदार हैं, तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और अब तो नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ गई है। रूस की तबाही से राजधानी कीव में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है तो खार्किव शहर में हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। मिकोलीव शहर में भी सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन में 30 पोलैंड समर्थित आतंकियों को मार गिराया है। यूक्रेन ने अपने 3000 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। वर्ल्ड वॉर की बातें ख्याली बातें नहीं, यूक्रेन ने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पुतिन की वार्निंग पुख्ता वार्निंग है। रूस की सेना पर पुतिन की वार्निंग का असर देखा जा रहा है, क्योंकि धमाके बड़े हैं, जोरदार हैं, तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और अब तो नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ गई है। Given the potential desperation of President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they've faced so far militarily, none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to tactical nuclear weapons or low-yield nuclear weapons. We don't. While we've seen some rhetorical posturing on the part of the Kremlin about moving to higher nuclear alert levels, so far we haven't seen a lot of practical evidence of the kind of deployments. और यही वजह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। Наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значні, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні, економічно болісні, але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилась без засобів для існування. खुद ज़ेलेंस्की ने भी अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग की, जिसमें खुफिया अधिकारी भी शामिल हुए। ज़ेलेंस्की के मंत्रियों ने जंग के 52 दिन बीत जाने के बाद यूक्रेन के ज्यादातर इलाके तबाह होने की चिंता जाहिर की। जंग की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और दफ्तरों को निशाना बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन सैन्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी तबाह होता चला गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।